एक घंटे से डीजीएमओ की बातचीत जारी है। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच बातचीत हो रही है। सीज फायर के बाद भारत पाकिस्तान डीजीएमओ की ये पहली वार्ता है। डीजीएमओ वार्ता के बाद एक प्रेस ब्रीफिंग भी होगी। दोपहर 2:30 बजे एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ लेवल की जो वार्ता हुई है, जो बातचीत हुई है, उसके बारे में और डिटेल मुहैया कराई जाएगी। मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, एक घंटे से डीजीएमओस के बीच भारत और पाकिस्तान के ये वार्ता चल रही है, बातचीत चल रही है, क्या अपडेट मिल रहा है और आज की बातचीत में क्या क्या होने की संभावना है? बिल्कुल, देखिए, डीजीएमओ लेवल की जो बातचीत हो रही है, इसको लेकर लगभग 2:30 बजे सरकार की तरफ से एक ब्रीफिंग होगी, जिसमें एक बार फिर से इंडियन आर्मी के डीजीएमओ और इसके अलावा एयरफोर्स और नेवी के भी डीजीएमओ लेवल के अधिकारी रहेंगे, जो इनको एक बार फिर से ब्रीफ करेंगे। लेकिन एक बात साफ है कि उस दिन पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कहा कि अब सीज फायर कर दीजिए, और फिर हमारे डीजीएमओ ने उस पर सहमति दी थी। आज हमारी तरफ से कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से दोबारा सीज फायर वायलेशन की छोटी सी भी घटना हुई तो फिर हम उसका करारा जवाब देंगे। दूसरी बात, भारत सरकार ने एक नई वॉर डॉक्ट्रिन, एक तरह से कहें तो वो एक रेड लाइन तय की है कि फ्यूचर में अगर टेररिस्ट अटैक भी होगा तो हम इसे वॉर की घोषणा मानेंगे और फिर हम युद्ध करेंगे। तो हम ये बात डीजीएमओ को, पाकिस्तान के डीजीएमओ को कह रहे हैं कि अब अगर आतंकी घुसपैठ भी होगी तो हम यही मानकर चलेंगे कि आर्मी आतंकी घुसपैठ करा रही है, वो युद्ध लड़ना चाहती है, और इसे भी हम सीज फायर वायलेशन मानेंगे। और फिर उसके हिसाब से भी, क्योंकि पहले आतंकी घुसपैठ के नाम पर वो सीज फायर वायलेशन करते रहे हैं, तो अब आतंकियों की घुसपैठ को भी हम उसी सीज फायर वायलेशन का हिस्सा मानेंगे, और उसके बाद फिर उसका परिणाम होगा कि आने वाले समय में पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई होगी। बिल्कुल, और मनीष, ये भी साफ कर दिया गया है कि अगर उस तरफ से बुलेट आती है तो जवाब कैनन से, यानी कि गोले से दिया जाएगा। और एक और बड़ी खबर क्या है, पीएम मोदी के आवास पर चल रही बैठक खत्म हो गई। एक और मेजर अपडेट है ये, 1 घंटे से ज्यादा देर तक चली है बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए मौजूद रहे। अजीत डोवाल, सीडीएस अनिल चौहान और तीनों सेना के प्रमुख भी इस बैठक में मौजूद थे। साथ ही साथ विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी इस बैठक में मौजूद रहे। करीब 1 घंटे तक ये बैठक चली। आनंद पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद, क्या जानकारी इस बैठक को लेकर? करीब 1 घंटे तक चली है ये। देखिए, पिछले 24 घंटे में जो सीमा पर हालात रहे हैं उसको लेकर इस बैठक में चर्चा की गई, और आगे पाकिस्तान के साथ रूल्स ऑफ इंगेजमेंट क्या क्या रहेंगे उसको लेकर चर्चा हुई। और ये बताया जा रहा है कि डीजीएमओ स्तर की बातचीत में भारत क्या बात रखेगा, भारत के जो डीजीएमओ है क्या बात रखेंगे, उसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई। और उस बैठक में इस बात की भी जानकारी दी गई कि पिछली रात थी वहाँ पे बॉर्डर पे शांति रही, जो कि पिछले 2-3 रात से नहीं रह रही थी। इसको भी एक्नॉलेज किया गया इस बैठक में। और आगे हमारी जो सेनाओं का क्या रुख रहेगा, उनको क्या क्या निर्देश, उन तमाम बातों को लेकर चर्चा हुई। हालांकि सेना को पहले ये निर्देश दिया जा चुका है कि आपको बार बार पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ नहीं देखना है। अगर वहाँ से सीज फायर वायलेशन होता है या फिर वहाँ से कुछ एस्केलेशन होता है तो आप उसका तुरंत जवाब दीजिए। लेकिन साथ ही साथ आगे रूल्स ऑफ इंगेजमेंट क्या क्या रहेंगे, उन तमाम बातों को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई। 1 घंटे ज़्यादा ये बैठक चली, और जैसा कि आपने बताया, प्रधानमंत्री के साथ साथ इस बैठक में तीनों सेना प्रमुख मौजूद थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे, एनएसए थे, विदेश मंत्री भी थे। और ये भी हमें बताया जा रहा है कि जो दुनिया भर के देशों ने भारत की इस कार्रवाई का, जो जवाबी कार्रवाई का जो समर्थन मिला है, उसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई। क्योंकि भारत ने ये पहले कह चुका है कि अब सिर्फ आतंकवादी ही नहीं, बल्कि जो देश आतंकवादियों को प्रश्रय देते हैं उनको भी एक ही कैटेगरी में रखा जाएगा, उनको उसी हिसाब से उनके साथ बर्ताव किया जाएगा। और यही वजह है कि जो न सिर्फ इस बार हमने पीओके में जो आतंकवादियों के ठिकाने और ट्रेनिंग कैंप्स थे उसमें हमला किया, बल्कि जो पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप्स थे, उनके जो हेडक्वार्टर्स थे, उसको हमने निशाना बनाया। और जब बाद में पाकिस्तान की तरफ से उसे रिटेलिएट किया गया, बात को बढ़ाने की कोशिश की गई, तो हमने पाकिस्तान एयरफोर्स के जो बेसेज हैं उनको भी निशाना बनाकर उनको भी बर्बाद किया। जी, यानी कि आनंद, ये साफ है कि पाकिस्तान कोई हरकत करता है तो उसका जवाब और भी ज्यादा एग्रेसिव तरीके से होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान का जो आतंकी चरित्र है वो भी पूरी दुनिया के सामने बेपर्दा हो रहा है। आतंकियों के जनाजे में आंसू बहाते नजर आए पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर्स, आतंकियों के जनाजे में पाक आर्मी के जवान नजर आए। आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ ने पढ़ी जनाजे की नमाज। भारतीय सेना ने आतंकियों के जनाजे की तस्वीर जारी की है।
तो आप देखें कैसी साठगांठ है वहां की आर्मी और आतंकियों के बीच। आपको उन पाकिस्तानी आर्मी से अफसरों के नाम बताते हैं जो कि ऑपरेशन सिंदूर में जो आतंकवादी मारे गए, जिनका सफाया किया गया, उनके जनाजे में वो शामिल हुए, मरसिया पढ़ते नजर आए। ये देखिए कुछ नाम है समीर आपकी तरफ, ये देखिए ब्रिगेडियर मोहम्मद, सबसे पहले ब्रिगेडियर मोहम्मद फुरकान शब्बीर, ये वो शख्स है, आप देख सकते हैं यहां पर पाकिस्तान की आर्मी की वर्दी में यह शख्स खड़ा हुआ है। लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह, ठीक उसके बगल का जो शख्स आपको नजर आ रहा है। इसके अलावा मेजर जनरल राव इमरान सरताज, ये शख्स आप देखिए, ये आतंकी के ठीक बगल में खड़ा हुआ जो आपको नजर आ रहा है। ठीक है, और इसके अलावा देखिए डॉक्टर उस्मान अनवर, ये कौन है? पंजाब का ये आईजीपी है। और ये देखिए ठीक यहां पर, ये आपको यहां पर हमने आपको दिखाया, हाईलाइट करके नजर आ रहा है। और देखिए साथ साथ मलिक शोएब अहमद जो कि असेंबली मेंबर है, ये अब्दुल रऊफ के ठीक पीछे यहां पर ये नजर आता है। और देखिए सुमित भी इस वक्त हमारे साथ है। सुमित, एक तरफ तो इससे पहले पाकिस्तान के जो मंत्री है, रक्षा मंत्री हो या फिर इसके अलावा बिलावल भुट्टो हो, पीपी के अध्यक्ष, वो तो बोल रहे थे खुलेआम कि हाँ हम आतंकवादियों को पनाह देते, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पाकिस्तान है वो और भी ज्यादा एक्सपोज हो गया और ज्यादा पता चल गया कि कैसे वहां पर जो आर्मी है और जो आतंकवादी हैं दोनों मिले जुले। देखिए बिल्कुल ये तो तय है कि हम लगातार पाकिस्तान आर्मी और आतंकवाद की बात करते हैं, लेकिन शायद अब ये दुनिया समझ गई है कि दोनों ही एक हैं। और अभी इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए अभी जिस तरीके से रऊफ की सिटीजनशिप दिखाई गई कि देखिए ये तो पाकिस्तानी नागरिक है, मैं आपको लिख कर देता हूं कि कई ऐसे भी आतंकवादी मरे होंगे तो या तो पाकिस्तान के रेगुलर सोल्जर्स होंगे या एक्स सोल्जर्स होंगे, और ये सारे पाकिस्तान आर्मी के आप कह सकते हैं कि इनका जो लिंक है, एसोसिएशन है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहा है। अभी लगातार जो खबरें निकल कर आ रही है कि क्यों पाकिस्तान आर्मी के जो बड़े जनरल्स थे या फिर बड़े ऑफिसर्स थे वो लगातार इनके मरने पर गए, वो इसलिए भी क्योंकि इनको पता था कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो आगे की चेन जो है, आगे के जो लोग हैं उनमें डिमोरलाइजेशन होगा। इसी वजह से इनको मजबूरन ही सही लेकिन वहां जाना पड़ा। बिल्कुल, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने सुमित बताया, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा था कि भाई अगर ये बात तो पाकिस्तान को भी पता थी कि ये तस्वीर जो है ये पूरी दुनिया में सर्कुलेट होगी, उसके बावजूद भी आर्मी ऑफिसर्स यहां क्यों नजर आए? तो आप ये महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि वरना इस गठजोड़ पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता और आतंकी जो कि वहां की सेना के साथ चलते हैं उनके मोराल को पर असर पड़ता। इस वजह से ऐसा किया गया। पाकिस्तान की सेना का झूठ फिर बेनकाब हुआ है। DGI-SPR ने आतंकी अब्दुल रऊफ को बताया मौलवी। अब्दुल रऊफ आतंकियों के जनाजे में मौजूद था। अब्दुल रऊफ को अमेरिका ने ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है, वैश्विक आतंकवादी बताया है, और उस आतंकवादी को पाकिस्तान बता रहा है मौलवी। तो आप देखें DGI-SPR ने कैसे एक बार फिर से अब्दुल रऊफ जो कि अमेरिका की तरफ से भी जिसे आतंकवादी घोषित किया गया है, आखिर अब्दुल रऊफ की सच्चाई क्या और कैसे बेनकाब हो रही है ये सच्चाई, पाकिस्तान कैसे बेनकाब हुआ और यहां पर सच्चाई क्या, ये दोनों हम बताने वाले हैं। पाकिस्तान का झूठ देखिए, ये शख्स हाफिज अब्दुल रऊफ इसका नाम, और इसे पाकिस्तान एक मौलवी बता रहा है। जो शख्स ग्लोबल टेररिस्ट है, जिसकी तस्वीरें दुनिया ने देखी हैं, इसके इर्द गिर्द खड़े आर्मी ऑफिसर्स को देखा है, उसको बताया जा रहा है कि ये तो मौलवी है। जो डॉक्यूमेंट जारी किया गया है, अख्तर हुसैन पिता का नाम बताया गया है, हाफिज अब्दुल रऊफ इसका नाम बताया गया है। जी, और यहां पर अगर आप देखेंगे कि जो सच्चाई क्या है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो डेट ऑफ बर्थ की अगर हम बात करें, इसका अगर मिलान करते हैं तो वहां पर ये मेंशन है, डेट ऑफ बर्थ इधर भी 25 मार्च 1973, उधर भी 25 मार्च 1973। और इसके अलावा अगर हम CNIC नंबर की बात करें तो ये भी जो नेशनल आईडी नंबर है ये भी कमोबेश वही मेंशन है। अगर दोनों का सेम है बिल्कुल, 35202540041391 एग्जैक्टली। तो ये कुल मिलाकर, और देखिए इसमें लास्ट जो नेम है यानी कि जो रऊफ है, अब्दुल रऊफ जो उसका सरनेम है वो यहां पर मेंशन किया गया है, और जो फर्स्ट नेम है वो हाफिज अब्दुल, ये साफ तौर पर लिखा गया है। प्लेस ऑफ बर्थ अगर आप देखेंगे सियालकोट पंजाब प्रोविंस, जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है, वहां का इसका प्लेस ऑफ बर्थ है। ये हर एक जानकारी यहां पर दिखाई गई है। बिल्कुल, तो पाकिस्तान का झूठ यहां पर भी पूरी तरह से बेपर्दा हुआ है, और झूठ और सच किस तरह से हम आपके सामने रख रहे हैं ताकि पाकिस्तान पूरी तरह से बेपर्दा हो जाए दुनिया के सामने, ये आप देखिए। आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ पर पाक बेनकाब
जनाजे में दिखा शख्स मौलवी बताया गया पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन सच क्या था करुणा? सच यह है कि जनाजे में आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ वहां पर शामिल था, जो कि अमेरिका की तरफ से भी इसे आतंकवादी घोषित किया गया बाकायदा। बिल्कुल, एक और झूठ बोला गया। डीजीआईएसपीआर की तरफ से जो नाम पता बताया गया उसे लेकर झूठ बोला गया और साबित करने की यह कोशिश की गई थी ये तो आम नागरिक है, मौलवी। और जैसा हमने बताया, सच्चाई दुनिया जानती है कि अमेरिका ने, यूएस ने वैश्विक आतंकी अब्दुल रऊफ को घोषित किया गया, फिर भी ये वहां पर था। बिल्कुल, एक और झूठ की अब्दुल रऊफ जो है वो धार्मिक प्रचारक है, धर्म के प्रचार प्रसार का काम कर रहा है। लेकिन असलियत क्या है? असलियत यह है कि लश्कर तैयबा के लिए चंदा जमा करता है, यह इसका असली चेहरा, यह इसका असली काम है। बिल्कुल, और धार्मिक संगठन चलाता है, यह पाकिस्तान बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह सच दुनिया के सामने है। करुणा, धर्म की आड़ में ये क्या कर रहा है? आतंकी गतिविधि छिपाने के लिए ये धर्म का सहारा ले रहा है, धर्म की आड़ में आतंकवाद को ये ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। एक नहीं, दो नहीं मनीष, हम सब थक जाएंगे, इतने सबूत इस वक्त सामने हैं। पाकिस्तान का जो चरित्र है, जो कैरेक्टर है, वो कैसे आतंकवाद के साथ जुड़ा हुआ है, ये पूरी तरह से बेपर्दा हो रहा है। लेकिन इस गठबंधन की जो तस्वीरें सामने आई हैं, ये जो पाकिस्तान बेपर्दा हुआ है, इससे हमें अपना पॉइंट और साबित करने में अब मदद मिलेगी कि आतंकी गतिविधियों को अगर हमारी सरजमीन पर अंजाम दिया गया तो उसे भी एक्ट ऑफ वॉर की श्रेणी में माना जाएगा। यानी पाकिस्तान की सेना करे या पाकिस्तान के आतंकी हमारी सरजमीन पर आतंकी गतिविधियों को अंजाम दें तो वो हमारे लिए अब एक बराबर है। बिल्कुल, देखिए, पाकिस्तान में जो भी आतंकी संगठन है वो पाकिस्तानी आर्मी के एक प्रॉक्सी बटालियन की तरह ही हैं। बिल्कुल, और इसी वजह से भारत की तरफ से ये अब स्टैंड लिया गया है कि भविष्य में अगर कोई आतंकी घटना होती है तो वो हमारे लिए ठीक वैसा ही होगा जैसे पाकिस्तानी सेना का सीज फायर वायलेशन होता है। जैसे पाकिस्तानी सेना ड्रोन छोड़ता है वैसे ही वो आतंकवादी भेजता है, तो उस पाकिस्तानी ड्रोन और पाकिस्तान के आतंकी में फर्क नहीं किया जाएगा। ये हमने अपनी एक डॉक्ट्रिन बना ली है अब। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि जैसे आतंकी पाकिस्तान की सेना के प्रॉक्सी हैं, वैसे ही पाकिस्तान भी एक प्रॉक्सी स्टेट है चीन का, और ये बात साफ तौर पर दिख गई है। इसीलिए इस पूरे घटनाक्रम में जो लेसन आया है, देखिए, सबसे बड़ी बात है जब भारत पर आतंकी हमला हो उस वक्त दुनिया को लगे कि नहीं ये तो कश्मीर का मसला है, लेकिन दुनिया में जब आतंकी हमला हो तब वो जो है सो पूरी मानवता पर हमला हो। ऐसा नहीं चलने वाला है। अमेरिका और पश्चिमी जगत को भी ये समझना पड़ेगा कि अगर वो चाहते हैं भारत के साथ डील करने के लिए तो ये नहीं होगा कि भारत पर आतंकी हमले को आप कश्मीर के साथ या किसी भी तरह से जियोपॉलिटिकल इक्वेशन में जोड़ दें, लेकिन जब आपके यहाँ आतंकी हमला हो तब आप कहें कि या तो आप हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ हैं। तो ये एक आई ओपनर है हम सब के लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और देखिए, एक और बड़ी खबर, 7 मई की स्ट्राइक में जैश को भारी नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा बहावलपुर में जैश हेडक्वार्टर को नुकसान पहुंचा। हमले में शक्तिशाली हथियारों का इस्तेमाल किया गया। तो बहावलपुर में जैश का जो हेडक्वार्टर था वहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ और बड़े बड़े आतंकी यहां पर बेमौत मारे गए। 7 मई की स्ट्राइक की डिटेल भी अब आपके सामने है। तो आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह से 4 जो खूंखार आतंकी हैं उनको ढेर किया गया एक एक करके। वो नाम और चेहरे आप देखिए। अबू जुंदाल, मुरीद के कैंप का ये इंचार्ज था अबू जुंदाल। और अबू जुंदाल के बारे में बात करें, लश्कर तैयबा से जुड़ा था। मुरीद के में आपको पता है कि लश्कर तैयबा का एक बड़ा कैंप चलाया जा रहा था जिस पर स्ट्राइक की गई। हाफिज सईद के दामाद के साथ भी इसने काम किया है। लश्कर उप प्रमुख सैफुल्लाह खालिद कसूरी का ये करीबी भी है। अब बात करते हैं अगले नाम की, और अगला नाम ये देखिए आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, अबू आकाशा। आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ था। जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमलों में यह शामिल था। अफगानिस्तान से हथियारों की तस्करी में यह शामिल था। लश्कर और जमात के साथ यह सक्रिय रहा है। अब अगला नाम है, तीसरा जो नाम है वो है मोहम्मद हसन खान का। जैश ऑपरेशनल कमांडर का यह बेटा बताया जा रहा है। मुफ्ती असगर कश्मीरी का यह बेटा है। आतंकवादी हमलों में समन्वय का यह काम करता है। और चौथा नाम आप देखिए, यह नाम है हाफिज जमील अहमद का। आतंकी मसूद अजहर का यह सलाहकार है। बहावलपुर में जो हमला किया गया जैश मोहम्मद के हेडक्वार्टर पर, मुख्यालय में, इसका यह प्रभारी था। मसूद अजहर का पारिवारिक सदस्य आतंकी गतिविधियों की बाकायदा निगरानी करता था। तो ये हमने आपको बताया कि जो भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के तहत स्ट्राइक की गई, इसमें कैसे आतंकवादी ढांचे को भी बर्बाद किया गया।
बिल्कुल, लेकिन जो कुछ भी कहा गया है भारत की तरफ से उसके प्रमाण भी मुहैया कराए गए हैं। ये तस्वीरें जो हैं अब आपको इन पर नजर डालनी चाहिए। ये तस्वीरें पाकिस्तान के बहावलपुर की हैं, जहां भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पहले और ऑपरेशन के बाद की दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। ये ऑपरेशन सिंदूर से पहले की तस्वीरें हैं। ये देखिए, ये दो टारगेट जो हैं वो हिट किए गए हैं। ये पहले की तस्वीर और बाद की तस्वीर में आपको साफ नजर आएगा कि कितना नुकसान हुआ है। बहावलपुर में जैश के इस हेडक्वार्टर को कैसे तबाह किया गया है, कैसे बर्बाद किया गया है। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका था। जैश वो संगठन जिसके आतंकियों को पाल पोस रहा है पाकिस्तान। तो बिल्कुल, और देखिए ना, आपने जैश ए मोहम्मद की बात की, लेकिन लश्कर तैयबा की आप देखिए, लश्कर तैयबा को कैसे बर्बाद किया गया। मुरीद के की अगर हम बात करें, ये देखिए पॉइंट 3 और पॉइंट 4 के जरिए हमने आपको ये सर्कल करके आपको बता रहे हैं कि पहले वहां पर क्या स्थिति थी, लेकिन इसके बाद यही जो सेम पॉइंट एग्जैक्ट पॉइंट 3 और पॉइंट 4 की बात करें और एक और ये तमाम अलग अलग हम जो पॉइंट्स आपको दिखा रहे हैं, वहां पर आपको नजर आएंगे तबाही के वो निशान जो मुरीद के में लश्कर तैयबा का कैंप यहां से चलाया जा रहा था, आतंकियों को ट्रेन करने का, उसको बर्बाद किया गया, ध्वस्त किया गया। और देखिए सुमित इस वक्त हमारे साथ बने हुए लगातार। सुमित, यह साफ था कि भारत की तरफ से इसमें एक बहुत ही बड़ी जीत हासिल की गई। जो एम्बिशन था वो मिलिट्री था, पॉलिटिकल था और साइकोलॉजिकल था। और मिलिट्री एम्बिशन भारत ने कैसे अचीव किया है और कैसे पाकिस्तान को थर्रा दिया, जो तस्वीरें अभी हमने दिखाई बिग वॉल पर, वो स्टैब्लिश कर रही है, वो सबूत के तौर पर है। देखिए करुणा, इसके अंदर अगर आप देखें 3 स्टेज पर जो हमें बढ़त या फिर आप कह सकते हैं कि जो कामयाबी मिली, पहला ये जो टेररिस्ट लगातार इन्वॉल्व थे उनके हेडक्वार्टर्स को हमको टारगेट करना था, लगातार उनको ये संकेत देना था कि आप कितना भी पाकिस्तान के डीप इनसाइड आप रहें, हम आपके कैंप्स को सीधे तौर पर टारगेट कर सकते हैं विदाउट वायलेटिंग दी एयर स्पेयर ऑफ पाकिस्तान। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट था कि पाकिस्तान की आर्मी को, जब पाकिस्तान की आर्मी ने रिटेलिएट किया, यानी जब लगातार हमारे कई इलाकों के अंदर ड्रोन भेजे गए, मिसाइल भेजे गए, तो उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को और उनकी स्ट्रिप्स को टारगेट किया गया, जहां से सारी कार्रवाई की गई। तो आप फिर मानिए कि फिर वो कार्रवाई एक ऐसा बड़ा जवाब था कि आपको हम जवाब दे सकते हैं और आपके मल्टीपल लोकेशन पर जवाब दे सकते हैं। तीसरा सबसे यह था कि पाकिस्तान आर्मी लगातार ये बात डराती आ रही थी कि न्यूक्लियर जो ब्लफ पाकिस्तान लगातार चलता है, उसको भी एक तरीके से झटका था, उसको भी एक बड़ा जवाब था कि आप ये न्यूक्लियर ब्लफ देते रहिए, लेकिन हमें अब आपको जवाब देना होगा। हम आपको कभी भी कहीं पर भी जवाब दे सकते हैं, आपके स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर जवाब दे सकते हैं। और शायद तीनों गोल्स को भारतीय सेनाओं ने बखूबी जो है वो अचीव भी किया है। बिल्कुल सही बात है, और आतंक के आकाओं के लिए यह बहुत करारा मैसेज है, स्पष्ट संदेश है कि अब वो पाकिस्तान की सरजमीन पर जहां कहीं भी छुपे हुए हों, अब वहां पर भी वो सेफ नहीं है, वो सुरक्षित नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर पर देखिए भारतीय नेवी का जो बयान आया है वो अब हम आपको बता दें। हम कराची तक अटैक के लिए तैयार थे, इंडियन नेवी का बयान, सिर्फ भारत सरकार के निर्देश का इंतजार था। वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने कहा, नेवी के फ्रंट पर हमारा दबदबा था, पाकिस्तान कोई भी हरकत करता तो बहुत करारा जवाब मिलता। सुनिए। In the aftermath of the cowardly attacks on innocent tourists at Pahalgam in Jammu and Kashmir by Pakistani-sponsored terrorists on 22nd April, the Indian Navy's Carrier Battle Group, surface forces, submarines and aviation assets were immediately deployed at sea with full combat readiness in concert with the joint operation plan of the Indian Defence Forces. You may be aware that we tested and refined tactics and procedures at sea during multiple weapon firings in the Arabian Sea within 96 hours of the terrorist attack. Thereafter, our forces remained forward deployed in the Northern Arabian Sea in a dissuasive and deterrent posture with full readiness and capacity to strike select targets at sea and on land, including Karachi at time of our choosing. The forward deployment of the Indian Navy compelled Pakistani naval and air units to be in a defensive posture, mostly inside harbors or very close to the coast, which we monitored continuously.
तो आप देखिए, पाकिस्तान का सर्वनाश तय था। यही वजह है कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाया है भारत के सामने और सीज फायर की जो बात है, वो जो रिक्वेस्ट है, वो करता हुआ नजर आया। तो आप देखिए, पहलगाम के 96 घंटे के अंदर नौसेना हमले के लिए तैयार थी। ये बाकायदा नौसेना की तरफ से कहा गया। नौसेना के टारगेट पर पाकिस्तान का कराची पोर्ट था, जो कि स्ट्रेटेजिकली रणनीतिक तौर पर बहुत ज्यादा अहमियत रखता है पाकिस्तान के लिए। समंदर, जमीन पर चुनिंदा लक्ष्यों पर हमले की तैयारी थी। यहां इसके अलावा युद्धपोत, पनडुब्बियां, लड़ाकू विमान भी पूरी तरह से रेडी मोड में थे। नौसेना ने अरब सागर में मिसाइल हथियारों के परीक्षण किए। वाइस एडमिरल एएन प्रमोद की तरफ से यह बताया गया। बड़ी बात यह है कि नेवी की तैयारी से पाकिस्तान बुरी तरह से घबराया। पाकिस्तान को अपने जहाज और विमान छिपाने पड़ गए। नौबत यहां तक आ गई थी। यानी एक बार फिर सुमित 1971 दोबारा याद दिलाने की पूरी तैयारी इंडियन नेवी की तरफ से की जा चुकी थी और इसने भी, इस कदम ने भी, इस एहसास ने भी बड़ा असर डाला पाकिस्तान के ऊपर। देखिए बिल्कुल, और पाकिस्तान की आर्मी को यह समझ में भी आ गया कि शायद अब भारत की जो स्ट्रैटेजीज हैं वो मल्टी डायमेंशनल हो रही है। तो ना सिर्फ आप देखिए कि एयर स्पेस को लेकर लगातार पाकिस्तान आर्मी जो थी बौखलाई हुई थी अपने ग्राउंड ऑपरेशंस को, बल्कि नेवल वर्जन यानी नेवी का सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं कि उनको डर था। और जो तैयारियां अरेबियन सी में पाकिस्तान ने देखी, पाकिस्तान आर्मी को आपको याद होगा कि ग्वादर से निकालकर अपनी सारी एसर्ट्स को कराची में लगा दिया गया था, अपने सारे शिप्स को आगे भेज दिया गया था डिफेंसिव लाइंस पे। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान आर्मी को अंदाजा हो गया था, नेवी को अंदाजा हो गया था कि शायद अब पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरने की तैयारियां हो चुकी हैं। बिल्कुल, और पाकिस्तान, यही वजह है कि इसके बाद उसको याद आ गया 1971 और वो पूरा मंजर। और अगर कराची जो पोर्ट है अगर वो ब्लॉक हो जाता तो उसके बाद पाकिस्तान को पता है कि आगे क्या उसका हश्र होने वाला है। एक और बड़ी खबर, जैसलमेर में एक जिंदा बम मिला है। सेना की टीम ने बम को डिफ्यूज किया है। तो ये देखिए, जैसलमेर जहां पर पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग भी की गई थी, जहां पर कई जो ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था, हमने आपको दिखाया था कि जो वेस्टर्न बॉर्डर है वहां पर मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया था। लेकिन अब यह खबर है कि सीजफायर के बाद वहां पर एक जिंदा बम मिला है और सेना की टीम ने जो बम को डिफ्यूज किया, वो वीडियो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। बम मिलने के बाद गांव वालों ने सेना की टीम को जानकारी दी, इत्तला किया और उसके बाद बम को डिफ्यूज किया गया पूरी सेफ्टी के साथ। तो एक तरफ जिंदा बम की तस्वीर और दूसरी तरफ बम को कैसे डिफ्यूज किया गया पूरी सावधानी के साथ, वो देखिए आप।